हम हिंदू लोग जो बैठे हुए थे जम्मू कश्मीर में, अगर यहाँ इंडिया में पूरा मुस्लिम जो है माइनॉरिटी में है, तो इन लोगों ने 70 साल में जिन्होंने कश्मीर पे राज किया, हम हिंदुओं को माइनॉरिटी में क्यों नहीं रखा? इसी बात में कोई यूथ को पत्थर क्यों फेंकवाए जा रहे थे? क्यों? कहीं ना कहीं पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस को ये डर था, अगर कल ये लोग पढ़ गए, इनको नॉलेज आ गई, ये समझ जाएंगे कि हम इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। दिल्ली हमारे लिए ऐसा था कि जैसे हमने इंग्लैंड जाना हो, किसी मंत्री से मिलना हो। लेकिन जब हम यहाँ आए, हमने देखा यहाँ तो हम किसी से भी मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी क्या परेशानी है सबको बता सकते हैं। क्या नाम है और इस पगड़ी को क्या कहते हैं, पहले हमें ये बताइए। बात ऐसी है कि मेरा नाम है भारत भूषण वैद, और पगड़ी जो हमारा ताज है, और आने वाला जो पहाड़ियों का आज है, अपने अंदाज में आपसे बात कहूँगा कि लुटे थे हर तरह से हम, लुटे थे हर तरह से हम, और हम पे ये राज करते थे, और कत्ल हमारा होता था और अपने जाम भरते थे। क्या बात है। और आपको बताऊं कि दिल के गम नहीं बढ़ते आटा खांड और चावल, दिल के गम नहीं बढ़ते आटा खांड और चावल, और दिखाकर बाल्टी कंबल हमें गुलाम करते थे। क्या बात है। ये कौन से नेता थे, ये कौन से लोग थे, ये कौन सी पार्टीज थी? जम्मू कश्मीर की उस खूबसूरती को, जिसको ये कहा गया कि अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। हमने भी कहा, पूरी दुनिया ने भी कहा, उस स्वर्ग की बर्फ वाली चादर पर खून किसने बिखेरा? किसने उन नौजवानों के हाथ में पत्थर थमा दिया? आज क्या कारण है कि पत्थर के बदले किताब आ गई? आप देखिए पूरे संसार में जितने भी देश हैं, किसी में रिजर्वेशन का सिस्टम ऐसा है जो हिंदुस्तान में है? नहीं है। इवन देन कि हमारा पड़ोसी देश, जिसको हम कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, उसमें भी नहीं है। बांग्लादेश में भी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में जो प्रिंसली स्टेट थी, उसमें रिजर्वेशन का एक सेंटर होता था, एक तरीका होता था। वो क्या होता था कि जो लोग जंगजू हैं, जो लोग लड़ने वाले हैं, जो लोग बहादुर हैं, उनको बुलाया जाता था। उनको रिजर्वेशन मिलती थी कि तुम मेरे सिपाही बनो, तुम मेरे सलाहकार बनो। बड़े जो ज़हीन पंडित लोग हैं, उनको अपने दरबार में रतन रखे जाते थे। रिजर्वेशन ये होनी थी, और गरीबों के लिए काम करना था। यहाँ हमारे देश में जब देश आज़ाद हुआ, पहले इसके 2 टुकड़े कर दिए सियासत के पीछे। 2 टुकड़े करने के बाद रिजर्वेशन का खेल जो यहाँ शुरू हो गया। मैं कहता हूँ, अगर पूरे इंडिया में रिजर्वेशन ना होती, पहाड़ी क्यों मांगता भाई? सही बात है। हम भी क्यों मांगते? हमें हमारे ही साथ रहने वाले मेरे भाई, उनको 89 में रिजर्वेशन दे दी गई। हमारे बच्चे, मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी बेटी 1 नंबर से कम में 3 बार रह चुकी है, मतलब केएस के एग्जाम में। बहुत बड़े बड़े पूछते हैं ना बच्चे हमें कि आप लोग सियासत करते हो, भाई ये क्या किया आप लोगों ने? हम फॉर्म भरते हैं तो हमारा 2000 रुपये लगता है, तो एक वर्ग हमारे साथ बैठा हुआ फ्री में फॉर्म भरता है। हज़ारों स्कीमें मुल्क की हमारे वहाँ लागू थी, लेकिन हम पर नहीं थी। अरे हम हिंदू लोग जो बैठे हुए थे जम्मू कश्मीर में, अगर यहाँ इंडिया में पूरा मुस्लिम जो है माइनॉरिटी में है, तो इन लोगों ने 70 साल में जिन्होंने कश्मीर पे राज किया, हम हिंदुओं को माइनॉरिटी में क्यों नहीं रखा? हमें माइनॉरिटी में क्यों नहीं लाया? हमें उन चीज़ों का हक क्यों नहीं दिलवाया जो जम्मू कश्मीर में बैठ के हमें मिलना चाहिए था, जैसे मेरे मुस्लिम भाई को पूरे हिंदुस्तान में मिल रहा है? चिंता की हम लोगों ने, हम सारे लोग इकट्ठे हुए, मोदी जी की बात के ऊपर विश्वास किया। जब 15 अगस्त को मोदी जी ने कहा कि मेरे जम्मू कश्मीर के पहाड़ी भाइयों, आपका भी ध्यान रखा जाएगा, और हमें विश्वास हो गया। आप यकीन करें, उसके बाद जब पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने इस 3 साल में इस मूव को और ज़्यादा बढ़ाया, आप मान सकते हैं कि एहसान मिर्जा या शफीक गनई या और कोई मेरे साथी उठ के तो चलेंगे देश के साथ, और उन लोगों के खिलाफ बात करेंगे। माहौल वो होता, गोली मार देते इनको। माहौल मोदी जी ने बना दिया था, कश्मीर बदल रहा था, डेवलपमेंट हो रही थी, मेरे नौजवान जाग गए। इन्होंने कहा, देश की इस तरक्की में, देश की बेहतरी में, देश की बहबूदी में हम भी अपना रोल निभाना जानते हैं। और आपको यकीन होगा कि एक बार आपसे भी मुलाकात हुई थी इंडिया गेट में, और आपने क्वेश्चन करा था मेरे भाइयों को कि राम मंदिर बन रहा है और आपकी क्या राय है? मेरे भाइयों ने उस समय भी कहा था, यहाँ मंदिर बने, यहाँ मस्जिद बने, हम सब जगह जाएंगे, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं ये कलरफुल देश है। यही तो डाइवर्सिटी है अपने देश की। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने वही किया कि
उनको पॉलिटिकल गेन कैसे हो सकते थे। अब पॉलिटिकल पार्टी आप हम देखा कि हम सब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थे से हमने सब ने पॉलिटिकल पार्टीज सभी अपनी अपनी पार्टीज छोड़ी और 3-3 जनरेशन। आफ्ताब भाई के फादर तो एमएलए थे, मिनिस्टर थे, इनकी बहन एमएलसी थी वहाँ, उसके बावजूद भी इन्होंने पार्टियाँ छोड़ दी। कारण क्या था? जब हमने देखा कि ये सेंटर में जो सरकारें अभी चल रही हैं ये सिवाय बेवकूफ़ बनाने के जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर रही हैं, फिर हम नौजवानों ने ये डिसाइड किया भाई आने वाले वक्त में रहना तो हमने जम्मू कश्मीर में है और एक बड़ी क्रूशल स्टेट है जम्मू कश्मीर पूरे भारत के लिए। मिलिटेंसी से जूझ रहे हैं पिछले 40। अब मिलिटेंसी कहाँ चली गई आप मुझे बताइए? नाम मात्र वहाँ मिलिटेंट उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। पहले इतने मिलिटेंट होते थे कि आप पत्थर फेंके तो किसी मैं पुंछ की बात करता हूँ कि जब हम रात को 4 बजे के बाद रजौरी और पुंछ की दूरी कोई 100 किलोमीटर है, 4 बजे रजौरी से गाड़ियाँ रोक दी जाती थी शाम में कि इसके बाद आपने आगे नहीं जाना, आगे कहीं भी कुछ आपके साथ हादसा हो सकता है। हमने वो दौर भी देखा है। अगर पुंछ में रात को कोई बीमार हो जाता था, हमारे वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, हम रात को वो बंदा वहीं मर जाता था, हम उसको रात को जम्मू शिफ्ट नहीं कर सकते थे। क्यों? रास्ते में कहाँ हादसा हो जाए कोई पता नहीं। लेकिन आप बताइए अचानक से कोई जादू हो गया, ये क्या हुआ? ये हुआ कि जो मरकज़ में बैठी हुई सरकार है उसकी अच्छी पॉलिसीज़, उन्होंने देखा कि वहाँ के लोगों की परेशानियाँ क्या है। यूथ पत्थर क्यों फेंक रहा है? इसी बात में कोई यूथ को पत्थर क्यों फेंकवाए जा रहे थे? क्यों? कहीं ना कहीं पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को ये डर था अगर कल ये लोग पढ़ गए, इनको नॉलेज आ गई, ये समझ जाएंगे कि हम इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसीलिए ये क्या करते थे, उनको पढ़ने नहीं देते थे और इन्हीं एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर देते थे और मैक्सिमम बच्चों के ऊपर पर्चे लग जाते थे, यही काम करते थे और वो पढ़ नहीं लिख पाते थे और वो क्या इनके बहकावे में आ जाते थे। लेकिन जब से सेंटर में बदलाव हुआ 370 टूटा, 370 के बाद सेंटर का जो रिश्ता, जैसे आफ्ताब भाई ने बताया कि हमें डराया जाता था कि भाई दिल्ली में आपसे कौन मिलेगा, कौन है आपका वहाँ दिल्ली में। दिल्ली हमारे लिए ऐसा था कि जैसे हमने इंग्लैंड जाना हो, किसी मंत्री से मिलना हो। लेकिन जब हम यहाँ आए हमने देखा यहाँ तो हम किसी से भी मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी क्या परेशानी है सबको बता सकते हैं। तो आज देखिए जो एक डिमांड हमारी पहाड़ियों की 40 साल से ये हमें बेवकूफ़ बनाते रहे। कल फारूक अब्दुल्ला जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे, नहीं जी हमने तो 1980 में कह दिया था कि पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब मिले। और भाई 1980 में आपके कह दिया तो आज तक क्यों नहीं मिला? सरकार में थे, कांग्रेस की सरकार। अच्छा इनका ये और देखिए, कांग्रेस की सरकार सेंटर में बनती थी, ये कांग्रेस की सरकार में होते थे। बीजेपी की सरकार सेंटर में बनती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी में होती थी। उमरदुल्ला मिनिस्टर रहे फॉरेन, हाँ महबूब, बिल्कुल। ये देखिए ये वो लोग हैं, ये सिर्फ अपने को इन्होंने कैसे ज़िंदा रखना है, खुद पावर में कैसे रहना है, ये इन्होंने आज तक यही किया। लेकिन अब जम्मू कश्मीर का युवा जाग चुका है, जम्मू कश्मीर की आवाम जाग चुकी है, चाहे वो कश्मीर का एरिया हो, पुंछ रजौरी का हो, जम्मू का हो। उन्हें ये समझ आ गई कि ये हुक्मरान सिर्फ अपने परिवार को कैसे ज़िंदा रखा जाए, आज तक यही करते रहे। प्रभात भाई अगर आप कश्मीर में चले जाओ ना, इन लोगों के घर पता कितने बड़े बड़े हैं कि सेंटर में घर है, एक फुटबॉल की फील्ड बैक साइड भी दिखेगी आपको, इतना बड़ा आपको वहाँ लॉन मिलेगा, और एक फ्रंट पे भी दिखेगी। क्या वहाँ हम लोग नहीं रह रहे? क्या आफ्ताब भाई नहीं रह रहे? गुरुदेव ठाकर नहीं रह रहा? मैं नहीं रह रहा वहाँ। हमारे लोगों के पास ना ही नौकरियाँ थी, अब नौकरियों की बात कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? युवा को रोज़गार नहीं मिल रहा। 10-10 हज़ार इकट्ठी नौकरियाँ निकल रही हैं, 10,000 युवा को एकदम से जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं भाई? सरकार स्टेट तो वही है, वही जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी वही थी, सिस्टम भी वही है। अब क्यों मिल रहा है? पत्थर क्यों बंद हो गए? इसी कारण बंद हो गए। लोगों को पढ़ने का मौका मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है, और जितनी भी इस सरकार की स्कीमें हैं वो अब वहाँ आम लोगों तक पहुँच रही हैं। जो पहले अगर थोड़ी बहुत गवर्नमेंट बनाती थी, ये लोग वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते थे। एक कहावत हुआ करती थी प्रभात भाई हमारे वहाँ से कि सेंटर से 100 रुपया चलता है तो वहाँ के जो आम लोग हैं जिनके लिए वो चलता था उनके पास 10 रुपये पहुँचते थे, 90 रुपये ये लोग बीच में खा जाते थे। ये कहावत थी वहाँ की। मैं तो कहता हूँ मोदी गवर्नमेंट अगर इंक्वायरी करवाए तो ये सब इतने बड़े बड़े घोटाले, आप भी फारूक अब्दुल्ला जी एक घोटाले में फंसे हुए हैं, JKCA का एक बहुत बड़ा घोटाला, अभी वो केस चल रहा है, उसमें फंसे हुए हैं कि ये पैसा अगर JKCA वहाँ आता था, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के ये हेड थे, वो आज तक घोटाला चल रहा है, उसकी अभी इंक्वायरी जो है वो पेंडिंग है कि इन्होंने इतने बड़े बड़े घोटाले की अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सही ढंग से इनको देखे तो ये आज ही जेल के अंदर हो।